स्वागत बच्चों आप सभी का आपकी अपनी हिंदी क्लास में। और जैसा कि आपको पता है हम आपका सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने क्या किया था, बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने 2 नंबर वाले जो आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, 12 क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी सॉल्व कर लिया। आज हम करेंगे बेटा आपके 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चनों को सॉल्व, उसके अलावा 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चनों को सॉल्व। तो टोटल 75 नंबर का पेपर का जो आपका रहेगा उसका पूरा सैंपल हम क्या कर लेंगे, एक तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और मैंने फिर से बता रहा हूं आपको, उन सारे क्वेश्चनों को उठाया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है बेटा, अति महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में से 1-2 क्वेश्चन मतलब ऐसे के ऐसे कहां एज इट इज वहीं लिखे हुए मिल जाएं, ठीक, अच्छे से समझना। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, 18 क्वेश्चन नंबर है टोटल आपका कौन सा, 18। और ये कितने नंबर के लिए सर, ये सर है हमारा 3 नंबर के लिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है पढ़ लो भैया। क्वेश्चन क्या है, सामने ही लिखा है कि ऊद हो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते नहीं मन अनुरागी, पुर इन पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरेयो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, ठीक। अब ये कहानी ये आपका जो पद्यांश लिया गया है, काव्य का जो काव्यांश लिया गया है, ये आपके ऊदो अति बड़भागी जो कहानी है आपकी उससे लिया गया है। इसके रचयिता कौन थे, आपके सूरदास थे। तो आपका छोटा सा जो काव्यांश का पार्ट लिया है, छोटा सा जो काव्यांश का पार्ट लिया है उसको उठा के पूछ लिया। आपको क्या बताना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, इसके बाद आपका क्या लिखना है, इसको आपका संदर्भ लिखना है। इसमें आपका क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। इसमें आपका लिखना है क्या बेटा, प्रसंग, ठीक। और इसमें हमें इसकी बतानी है क्या, व्याख्या। इसमें हमें इसकी क्या बतानी है बेटा, व्याख्या भी करनी है ना, क्या करनी है, व्याख्या भी करनी है। और सबसे लास्ट में इसका सौंदर्य बोध, यानी इस कविता में क्या सौंदर्य बोध था, वो सौंदर्य बोध बताना है, ठीक। क्लियर हुआ, संदर्भ बताएंगे, प्रसंग बताएंगे, व्याख्या बताएंगे और सौंदर्य बोध बताएंगे। क्या सौंदर्य का बोध है इसका, ये बताना है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो भैया तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपने पढ़ के बता दिया, मैंने आपका समझा दिया, ये क्या है आपका काव्यांश है। आप इसका सबसे पहले संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ क्या लिखेंगे, इसका संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य पाठ से, सूरदास के पद पाठ से अवतरित है। इसके कवि कौन है, आपके सूरदास। संदर्भ में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत जो आपका जो संदर्भ था, छोटा से जो मतलब वाक्य दिए हुए थे, तो क्या था, क्या लिखोगे, यह प्रस्तुत जो पद है उसको पद बोलते हैं। जो पद मिला था अपने को, देखा हमने, जो प्रस्तुत पद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के पद जो पाठ से, सूरदास के पद एक पाठ था आपका, उससे अवतरित है, उससे लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है सर, इसके लेखक है कवि सूरदास। सर इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है सर कवि कौन, सूरदास, ठीक। प्रसंग में क्या लिखोगे इसका, हमेशा बताया आपको प्रसंग क्या होता है। प्रसंग क्या होता है, कोई भी जो पद दिया रहता है, कोई भी जो काव्य का अंश दिया रहता है, उसका एक छोटी सी समरी क्या कहलाती है, कोई भी जो काव्य का अंश दिया रहता है बेटा, उसकी एक छोटी सी समरी क्या कहलाती है, प्रसंग कहलाती है, ठीक। तो सर इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, यह गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनसे प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। इसमें क्या है कि उद्धव से बोलते हैं क्या, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, यानी उद्धव तुम बहुत धनवान हो, बहुत भाग्यवान हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी क्या कर रहे हो, कृष्ण के प्रेम में नहीं फंसे हो। वो धन भाग्यवान कहकर बल्कि उपहेलना, उपहास उड़ाती हैं ये कहने का कि आप भाग्यहीन हो, कि जो ईश्वर के पास रहकर भी उससे प्रेम नहीं कर पा रहा है वो भाग्यवान नहीं भाग्यहीन है, बल्कि उसे भाग्यवान इसलिए बोलती हैं, एक कटाक्ष करती हैं, व्यंग्य करती हैं, ठीक है। तो यही प्रसंग में लिखोगे आप क्या, यह गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो, ठीक। चलो अब हमें इसका देखना है भावार्थ, क्या भावार्थ है, इसको भावार्थ भी लिख सकते हो आप, है ना। इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको आप व्याख्या भी लिख सकते हो, इसको भावार्थ भी लिख सकते हो आप, और इसको क्या लिख सकते हो बेटा, व्याख्या भी लिख सकते हो, ठीक। चलो तो भावार्थ में क्या लिखोगे, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। गोपियां क्या कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत क्या हो, भाग्यवान हो, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं बंधे हो। क्या बोलती हैं गोपियां
कि उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हो। तुम उसी तरह कृष्ण के प्रेम से अछूते हो जिस तरह कमल के पत्ते पानी में रहते हैं परंतु किंतु उन पर पानी का दाग नहीं लगता है। क्या बोलती है कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम कृष्ण के प्रेम से अभी तक अछूते हो। बोले तुम उसी तरह भाग्यवान हो जिस तरीके से तुम उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो जिस तरीके से क्या कमल के पत्ते रहते पानी में ही है लेकिन उनका पानी का दाग नहीं लगता है। ठीक, तुम उसी तरह प्रेम से अछूते रहे हो जैसे तेल की मटकी में पानी में डूबने के बाद भी अछूती रहती है। क्या बोले तुम उसी तरह प्रेम से अछूते रहे हो, श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हो जिस तरह तेल की मटकी पानी में डूबने पर भी डूबने के बाद भी पानी से क्या रहती है, अछूती रहती है, उसको छूती नहीं है। ठीक, पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती तेल की मटकी पर। ठीक, उद्धव जी तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं रखा है अर्थात तुम प्रेम से दूर रहे हो, तुम्हारी नजर प्रेम के रस में नहीं पगी है। क्या बोलते हैं कि उद्धव जी आपने प्रेम के रस में प्रेम के उसमें पग नहीं रखा है अर्थात तुम्हारी जो बोल सकते हैं क्या तुम्हारी नजर प्रेम के रस में किस में नहीं पगी है, प्रेम के रस में नहीं पगी है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, तुम्हारी नजर किस में नहीं पगी है, प्रेम के पग में नहीं पगी हुई है। ठीक, तो ये कौन बोलती है, गोपियां बोलती हैं। तो हमने क्या देख लिया, संदर्भ देख लिया। संदर्भ क्या लिखोगे, पद नामक पाठ से लिया गया है, कभी इसके सूरदास है। प्रसंग में क्या लिखोगे, उद्धव से कहती है तुम कृष्ण के पास रहकर प्रेम में बंधे नहीं हो। और इसका फिर क्या हम देखा, हमने भावार्थ देख लिया, इसका क्या बोलते हैं, हमने व्याख्या देख ली। और क्या कहती हैं गोपियां, सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हम भोली भाली निर्बल स्त्री हैं इसलिए हम प्रेम में उसी तरह लिप्त हैं जिस तरह चींटी गुड़ में लिप्त हो जाती है। सूरदास क्या बोलते हैं कि सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हम भोली भाली हैं और निर्बल स्त्रियां हैं इसीलिए हम तो प्रेम में उस तरह लिप्त हैं, हम तो प्रेम में उस तरह लिपटी हुई हैं जिस तरह चींटी किसमें लिप्त रहती है बेटा, जिस तरह चींटी आपकी गुड़ में लिप्त रहती है। ठीक, क्लियर हुआ। चलो अब इसका क्या देखना है, हमें सौंदर्य बोध देखना है। इसका क्या देखना है, हमें सौंदर्य बोध देखना है। ठीक, क्या सौंदर्य बोध है, उद्धव के श्री कृष्ण प्रेम से अछूते रहने पर गोपियों ने व्यंग किया है। उद्धव के श्री कृष्ण से अछूते रहने पर क्या किया है, गोपियों ने क्या किया बेटा, व्यंग किया है। ठीक, दूसरा क्या, अनुप्रास, दृष्टांत, रूपक आदि अलंकार ब्रजभाषा का सौंदर्य अवलोकनीय है। कौन कौन से अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार है, कौन सा अलंकार है बेटा, अनुप्रास अलंकार है सर, दृष्टांत अलंकार है सर, और रूपक आदि अलंकारों का क्या है, ब्रजभाषा में जो सौंदर्य अवलोकनीय है। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सौंदर्य बोध हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, सर हमने इसका संदर्भ भी देखा, बिल्कुल संदर्भ लिखना भी पड़ेगा आपको एग्जाम में, नंबर मिलते हैं सबके, है ना। सर हमने इसका प्रसंग भी देखा, सर हमने इसका क्या देखा, प्रसंग भी देखा, सर हमने इसकी व्याख्या भी देखी, है ना, और सर हमने इसका सौंदर्य बोध भी देखा, सौंदर्य बोध देखा। ठीक, ये हमने किसको देख लिया, ये हमने किसके बारे में देख लिया, ये आपका जो क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा उसके बारे में देख लिया, जो आपका काव्य कांश दिया हुआ था, काव्यांश दिया था, पद दिया था, उसको पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है ना बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर के लिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर के लिए क्या लिखा है। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। किसके नाम से, संस्कृति के नाम से, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह ना संस्कृति है वह, और ना क्या, रक्षणीय वस्तु, यानी रक्षा करने वाला, ना तो वो संस्कृति है ना रक्षा करने वाली कोई वस्तु है। ठीक, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। बोले क्षण क्षण जो संसार परिवर्तित हो रहा है उसमें किसी भी चीज को पकड़कर नहीं बैठा जा सकता है। ठीक है ना, मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है। बोला क्या, मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का क्या किया है, दर्शन किया है। किसका दर्शन किया है, किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। किसके लिए, जिसकी रक्षा के लिए किसकी जरूरत है, दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति
मानव संस्कृति ये क्या है बेटा, अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति क्या है, एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह कल्याण कर की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं स्थायी भी है। और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह कल्याण कर की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं क्या है, स्थायी भी है। ठीक, तो आपका क्या दिया है, गद्यांश दिया है, किसी वही कहानी है उसका छोटा सा अंश दिया है और इस अंश में हमें ठीक वही प्रकार काम करना है जो हमने काव्यांश में किया था, पद में किया था। क्या क्या करना है इसमें, हम लिखेंगे बेटा क्या, इसमें लिखेंगे बेटा हम क्या, संदर्भ। इसमें लिखेंगे क्या बेटा, संदर्भ। ठीक, नंबर 2 इसमें क्या लिखेंगे बेटा, हम प्रसंग, है ना। और नंबर 3 बेटा इसमें क्या लिखेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या। और नंबर 4 इसका सौंदर्य, जो उसमें कुछ विशेष चीजें होंगी उनके बारे में हम भी बताएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, उनके बारे में भी क्या करेंगे बेटा, बताएंगे। ठीक, चलो आ जाओ भैया देख लेते हैं, है ना, आ जाओ भैया देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ओह सॉरी, पीछे संदर्भ तो देख लें पहले भैया, संदर्भ देख लो, क्या संदर्भ हो जाएगा, संदर्भ। यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृति पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के किस पाठ से लिया है, संस्कृति पाठ से लिया गया है या पाठ से अवतरित है। इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशलायन। यह जो आपका गद्यांश है, गद्य का अंश है, हमारी किस पाठ्यपुस्तक से, पाठ्यपुस्तक के किस पाठ से, संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है आपके, भदंत आनंद कौशल्यायन इसके क्या है बेटा, लेखक हैं। ठीक, क्लियर हुआ। आगे प्रसंग में क्या लिखोगे, इसमें बताया गया है कि पल पल बदलते संसार में संस्कृति का कल्याणकारी रूप ही श्रेष्ठ तथा स्थिर है। इसमें क्या बताया गया है कि पल पल बदलते इस संसार में क्या, संस्कृति का कल्याणकारी रूप और रूप ही क्या है, श्रेष्ठकर है या फिर स्थिर है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलो आगे, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं भैया, है ना, व्याख्या देख लेते हैं। क्या है व्याख्या, व्याख्या, परिवर्तनशील संसार में संस्कृति भी परिवर्तित होती रहती है। क्या बोल रहा है कि जो संसार कैसा है, परिवर्तनशील है, तो इस संसार में क्या, संस्कृति भी क्या होती है आपकी, परिवर्तित होती है। कभी कभी विकृत रूप भी संस्कृति कहलाने लगता है। क्या बोल रहा है कि जो परिवर्तनशील संसार है इसमें संस्कृति भी क्या होती है, विकृत होती है, परिवर्तित होती है, सॉरी। और कभी कभी विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप भी क्या कहलाता है, बिगड़ा हुआ रूप भी संस्कृति कहलाने लगता है। यह स्थिति समाज के लिए हितकारी नहीं है। बोले जो संस्कृति का बिगड़ा हुआ रूप है ना, है, और संस्कृति का जो विकृत रूप है ना, वो क्या कहलाने लगता है, संस्कृति कहलाता है। यह जो स्थिति है ना, समाज के लिए क्या नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक, इसमें मानव समाज का अहित होता है। बोले क्या होता है इसमें, बोले ऐसी संस्कृति में क्या होता है, ऐसी संस्कृति में मानव समाज का क्या होता है बेटा, अहित होता है। मानव समाज का क्या होता है, अहित होता है। हर पल बदलने वाले संसार में किसी भी चीज को स्थायी रूप से पकड़ा नहीं जा सकता है। बोले ऐसा समाज जो हर पल बदल रहा है, तो हर पल बदलने वाले समाज में किसी भी चीज को स्थायी रूप से नहीं पकड़ा जा सकता है। हर पल बदलने वाला समाज है ना, उसमें किसी भी चीज को स्थायी रूप से नहीं पकड़ा जा सकता है। संस्कृति भी बदलती रहती है। बोले संस्कृति भी क्या होती है, बदलती रहती है। बुद्धिमान व्यक्ति जब ज्ञान और मित्र भाव से ज्ञान और मित्र भाव से प्रेरित हो नए आविष्कार करते हैं, तब भी किसी भी प्रकार की खेमेबाजी का सहारा नहीं लेते। क्या बोल रहा है, किसके बारे में, बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में, कि बुद्धिमान व्यक्ति जब ज्ञान और मित्र भाव से प्रेरित हो नए क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं, तब वे किसी प्रकार की खेमेबाजी का सहारा नहीं लेते। किसी भी प्रकार की जो खेमेबाजी यानी किसी खेमे में बढ़ जाना, उसका सहारा नहीं लेते। नवीन आविष्कार तो सबके लिए हितकारी होता है। बोले नवीन जो आविष्कार होता है ना, वो क्या होता है, सबके लिए हितकारी होता है, क्योंकि मनुष्य की संस्कृति को विभाजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्या, मनुष्य की संस्कृति को विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए परिवर्तनशील जगत में संस्कृति का कल्याणकारी रूप ही उत्तम होता है। इसीलिए बोलता है कि जो परिवर्तनशील जगत है, ऐसा जगत जो बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इसके लिए क्या, संस्कृति का कौन सा रूप ही, कल्याणकारी रूप ही क्या है, कल्याणकारी रूप ही क्या होता है, उत्तम होता है, और यही ही स्थायी होता है। और यही रूप क्या होता है बेटा, स्थायी होता है। जो अंश कल्याणकारी नहीं होते हैं वे स्वतः ही निकल जाते हैं। बोले और जो अंश कल्याणकारी नहीं होते हैं, जो अंश कल्याणकारी नहीं होते हैं वे क्या होते हैं, स्वतः ही निकल जाते हैं। समाज उन्हें अपनाता नहीं है। अर्थात ऐसे अंश
ऐसी चीजें जो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, समाज उन्हें नहीं अपनाता है और वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, निकल जाते, बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना, वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं बेटा, निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्लियर हुआ? चलो हमने क्या देख लिया, इसका संदर्भ भी देख लिया, प्रसंग भी देख लिया और व्याख्या भी देख ली। अब हमें क्या देखना है, इसका विशेष, इसके बारे में कुछ विशेष चीजें। ठीक है, चलो विशेष में क्या देखोगे, यहां स्पष्ट किया गया है कि संस्कृति मानव के कल्याणकारी रूप को ही अपनाती है। यहां क्या स्पष्ट किया गया है कि संस्कृति मानव के, यहां क्या स्पष्ट किया गया है कि संस्कृति मानव के किस रूप को अपनाती है, कल्याणकारी रूप को ही अपनाती है। ठीक, दूसरा क्या विशेष में, मानव का अहित करने वाली संस्कृति विकृत होती है जो स्वतः समाप्त हो जाती है। बोले क्या, मानव का अहित करने वाली ऐसी संस्कृति जो मानव का अहित करने वाली होती है, ऐसी संस्कृति, ऐसा कल्चर जो मानव का बुरा करने वाला होता है, अहित करने वाला होता है, तो ये क्या होता है, अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाता है बेटा, समाप्त हो जाती है। ठीक, अगला विचारात्मक शैली तथा साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसी शैली, विचारात्मक शैली यानी विचार करने वाली शैली। कैसी शैली, विचारात्मक शैली यानी विचार करने वाली शैली का, और कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, साहित्यिक भाषा का, मतलब जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उस प्रकार की भाषा का इसमें क्या किया गया बेटा, प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो ये क्वेश्चन भी देख लिए हमने, टोटल 2 क्वेश्चन देख लिए आपके, किसमें 3 नंबर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, क्या लिखा है, एक उत्तम शिक्षालय में बच्चों के प्रवेश हेतु विज्ञापन तैयार करिए। एक उत्तम शिक्षालय में बच्चों के प्रवेश हेतु क्या करना है, आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा विज्ञापन, इस प्रकार का विज्ञापन बनाना है, छापना है, किसमें, आपकी कॉपी में। ठीक है, ऐसा नहीं उसमें डिजाइन निकाली, लेकिन ये सारी चीजें डालनी पड़ेंगी, जैसे प्रवेश प्रारंभ है ना, उत्तम शिक्षालय कहाँ, उत्तम नगर उज्जैन, सीमित स्थान विलंब न करें, है ना, शिक्षा की आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षक। ठीक, और अगर चाहो तो स्कूल बना दो, नहीं बनाओ तो भी चलेगा, विज्ञापन तक मान्यता प्राप्त, या फिर नगर को सुविकसित क्षेत्र में स्थित, है ना, उसकी बारी विशेषताएं बता दोगे, बच्चे बता दो। इस प्रकार का आपको थोड़ा इससे मिलता जुलता, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विज्ञापन बनाओ, है ना, या और कुछ बनाने को आता है, किसी दूसरी चीज का विज्ञापन बनाने को आता है, तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस पर लिखना है। इसके हो सकता है अथवा में कुछ और आए, तो आप उसको अथवा के कुछ और को कर लेना। ठीक है, नहीं तो कभी कभी आ जाता है विज्ञापन दीजिए, तो विज्ञापन जरूरी नहीं उसका फोटो भी छपाओ, नॉर्मल चीजें भी तो लिखी होती है विज्ञापन में, कि जरूरत है सेल, एक विज्ञापन आ गया कि कपड़ों की सेल चल रही, उसके विज्ञापन बताओ उसका विज्ञापन बनाओ कपड़ों की जो सेल चल रही है उसका विज्ञापन बनाओ, तो क्या लिखा होता है, सेल सेल सेल, कपड़ों की सेल, तो उसका विज्ञापन बना दोगे आप। लिखा होता ना सेल सेल सेल, कपड़ों की सेल, तो उसका भी क्या बन जाएगा बेटा, एक विज्ञापन बन जाएगा। ठीक है, तो विज्ञापन अगर आएगा तो भी आपके 3 नंबर में आएगा, आपको इस प्रकार से उसको बनाना है। ठीक है ना, डिजाइन नहीं करनी, सादा सिंपल ही बनाओगे चलेगा। चलो अगले क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन सारे अब आप बचे हुए 3 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। सबसे पहला किससे आएगा आपका, एक क्वेश्चन आएगा आपका किससे, अपठित पद्यांश से, यानी एक किससे आएगा बेटा, अपठित पद्यांश से, यानी जो ऐसे पद्यांश जो हमने नहीं पढ़े हैं उनके बारे में बताना रहेगा। इनमें पूछेगा क्या आपसे, सबसे पहले तो क्या पूछेगा, शीर्षक दीजिए, सबसे पहले क्या पूछेगा, शीर्षक बताइए। दूसरा इसका भावार्थ पूछेगा पद्यांश का। तीसरा आपसे प्रश्न या उत्तर प्रश्न पूछ लेगा। ये 3 चीजें आपको देनी रहेंगी, है ना, इसमें अपठित पद्यांश पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का है बेटा आपका, कितने नंबर वाला है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। आ जाओ देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यान से पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित अपठित जो गद्यांश लिखा है उसको पढ़ना है, उसके नीचे लिखे प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक, क्या है अपठित पद्यांश, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। क्या लिखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या बोलता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग हटकर, समाज से अलग उसकी कल्पना भी, मनुष्य की अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम हो पाते हैं। क्या बोल रहा है, परिचित तो बहुत सारे होते हैं, कि आपका दुकान वाला भी परिचित है, साइकिल वाला भी परिचित है, टीवी वाला भी परिचित, सब परिचित है, लेकिन मित्र बहुत कम हो पाते हैं। साइकिल वाला परिचित है, दूध वाला परिचित है, हर लोग बहुत सारे लोग आपके क्या है परिचित है, क्या सभी आपके मित्र हैं, नहीं सर। तो क्या वही तो बोल रहा है कि परिचित तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मित्र कम होते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है, मैत्री एक ऐसा भाव है
जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री कैसा भाव है? मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना क्या होती है बेटा? मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। बोले मैत्री में सबसे आवश्यक क्या है? कोई भी मित्र कब अच्छा मित्र हो सकता है? कब मित्रता दो मित्रों में अच्छी हो सकती है? जब उनमें क्या होगा? परस्पर विश्वास होगा। ठीक। मित्र ऐसा सखा, गुरु और माता जो सभी स्थानों को पूर्ण कर सकता है। बोले मित्र ऐसा होना चाहिए जो सखा यानी आपके दोस्त का भी है ना क्या करे? आपके दोस्त का, आपके गुरु का, है ना, आपके दोस्त का, आपके गुरु का रिक्त स्थान और आपके किसका? माता का, सभी स्थानों को क्या कर सकता है बेटा? पूरी तरीके से पूर्ण कर सकता है। ठीक है। आपको देखना हो तो देख लो, इसको आराम से देखना हो तो और अच्छे से देख लो। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? तो ये क्या है आपका? अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश है। ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन पूछा है पहला? जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? उपर्युक्त गद्यांश का एक सटीक शीर्षक लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का एक सटीक शीर्षक लिखिए। तो हेडिंग डालोगे शीर्षक इसी प्रकार, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका शीर्षक क्या दे दोगे? सच्चा मित्र। क्यों सर सच्चा मित्र? क्यों? क्योंकि बात की गई है कहीं ना कहीं किसके बारे में? मित्र के बारे में। बात की गई है कहीं ना कहीं किसके बारे में बेटा? मित्र के बारे में, है ना। किसके बारे में बात की गई है? मित्र के बारे में। तो इसका क्या हो जाएगा? सच्चा मित्र शीर्षक हो जाएगा। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा बेटा? सच्चा मित्र इसका क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। ठीक। अगला, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो अब फिर क्या आप हेडिंग डालोगे? सारांश। और क्या लिखोगे? मानव एक समाज में रहने वाला प्राणी है। मानव क्या है? एक समाज में रहने वाला प्राणी है। समाज में परिचित तो अनेक होते हैं लेकिन मित्रों की संख्या कम होती है। मानव कैसा प्राणी है? एक समाज में रहने वाला प्राणी है। समाज में परिचित तो बहुत होते हैं लेकिन मित्रों की संख्या क्या होती है बेटा? मित्रों की संख्या कम होती है। ठीक है ना। सच्ची मित्रता में त्याग और समर्पण की भावना प्रमुख रूप से निहित होती है। किसमें? सच्ची मित्रता में। किसमें? सच्ची मित्रता में त्याग की, है ना, सच्ची मित्रता में त्याग की और समर्पण की जो भावना होती है, त्याग की और समर्पण की जो भावना होती है प्रमुख रूप से निहित होती है। मित्रता में आपसी विश्वास का होना अपेक्षित है। बोले मित्रता जो होती है ना लोगों के बीच, उनमें जो दोस्तों में मित्रता होती है ना, उस मित्रता में आपसी विश्वास का होना क्या है? अपेक्षित है। यानी अपेक्षा की जाती है कि मित्रों में क्या होगा? आपसी विश्वास होगा। ठीक। सच्चा मित्र, सच्चा मित्र गुरु माता के समान है। सच्चा मित्र कैसा है? गुरु के और माता के समान है, जो समस्त स्थानों की पूर्णता का घोतक है। सच्चा मित्र किसके समान है? गुरु और माता के समान है, जो क्या है? समस्त स्थानों की क्या है? पूर्णता का, उनकी सभी स्थानों की पूर्णता का घोतक है। ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अगला क्या लिखोगे? मैत्री में कौन से भाव सम्मिलित है? जो मित्रता होती है इसमें कौन कौन से भाव सम्मिलित होते हैं? कौन कौन से भाव सम्मिलित होते हैं? तो मैत्री में प्रेम भाव तो होता ही है। मैत्री में प्रेम भाव तो होता ही है। तो मैत्री में प्रेम भाव के साथ साथ क्या क्या? समर्पण, त्याग और परस्पर विश्वास होना आवश्यक है। मैत्री में प्रेम भाव के साथ साथ क्या? समर्पण। मैत्री में प्रेम भाव के साथ साथ क्या? समर्पण, त्याग और परस्पर विश्वास होना क्या है? आवश्यक है। मैत्री में प्रेम भाव के साथ साथ क्या? समर्पण भी होना चाहिए, त्याग भी होना चाहिए और आपका प्रेम विश्वास भी होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको अपठित पद्यांश को जो आपका 4 नंबर का आएगा उसको इसी प्रकार से क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। जो आपका अपठित पद्यांश जो आपका 4 नंबर का आएगा आपको इसी प्रकार से उसको क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। क्लियर हो गया ना? चलो आगे अगला क्वेश्चन ये भी आपका कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। और ये क्या है? कौन सा क्वेश्चन है आपका? लेटर लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है। ये भी आपका कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। तो आपने आवेदन लिखना सीखा होगा, आपने आवेदन लिखना, लेटर लिखना सीखा होगा ना। तो ये वही लेटर है, वही आवेदन है जो आपको लिखना है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना। वही आवेदन है, वही लेटर है जो आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा ठीक हो सकता है यही आ जाए, है ना। चलो, अपने जिले के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर उसमें परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकरों को बजाने पर रोक लगाने का निवेदन हो।
बोले अपना जो जिलाधिकारी है, आपके जो जिलाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्हें एक पत्र लिखो, एक लेटर लिखो और उसमें बताओ उन्हें कि परीक्षा का समय चल रहा है तो ध्वनि विस्तारक यंत्र को बजाने पर रोक लगाई जाए। ठीक, यह अथवा में क्या, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। किसके लिए, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए, जो लाउड स्पीकर होता है उसको बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को क्या दीजिए, आवेदन पत्र लिखिए। जिले के जिलाधीश महोदय को क्या करिए बेटा, आवेदन पत्र लिखिए। ठीक, क्लियर हुआ। चलो कैसे लिखेंगे भैया, देख लो। सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको क्या समझना है, ये पेज है आपका, है ना, लिखना कैसे ये समझ लो। सबसे पहले आपको क्या समझना है, ये पेज है आपका। ठीक, बीचों बीच लिखोगे क्या, ये पत्र कैसा है, शिकायती पत्र है, तो थोड़ा सा इधर आ जाएगा। बीचों बीच क्या लिखोगे आप, शिकायती पत्र। और लेटर कैसा है, ये अनऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, सर ऑफिशियल लेटर है, कार्यालयीन पत्र है। ठीक है, ये कैसा लेटर बेटा, ऑफिशियल लेटर है, यानी औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक पत्र है। ठीक, तो सबसे पहले क्या, इसके बीचों बीच लिखोगे क्या, शिकायती पत्र। ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे, सरस्वती नगर, और आपका जो भी एड्रेस हो वो एड्रेस लिखोगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगली लाइन में बाहिनी ओर से आप शुरुआत करोगे विषय डालकर, और विषय बताओगे अपना, के विषय क्या है, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में। विषय क्या डालोगे कि परीक्षा अवधि में जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में ये विषय है। ठीक, फिर आगे अगली लाइन में आप क्या डालोगे, संबोधन करोगे। आगे अगली लाइन में आप क्या करोगे बेटा, संबोधन करोगे। ठीक है, संबोधन में क्या, किसे लिख रहे हो लेटर, कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जिला शिवपुरी। संबोधन करोगे ना, तो संबोधन में क्या बताओगे, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जिला शिवपुरी। ठीक, और बाद में एक अतिरिक्त संबोधन जिसमें लिखोगे आप महोदय, और उसके बाद कॉमा लगाकर आप क्या करोगे बेटा, अपनी बात को कह दोगे। आपको जो बात कहनी है आप उस बात को क्या करोगे बेटा, कह दोगे। ठीक, क्या बात कहनी है आपको, लाउड स्पीकर बंद करवाने हैं ना, आपको लाउड स्पीकर, परीक्षा में जो लाउड स्पीकर चल रहे हैं उनको बंद करवाना है ना, वही बात तो कहनी ना आपकी, तो कह देंगे भैया आ जाओ। तो क्या लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे कि हमारी परीक्षा 15 मार्च से प्रारंभ हो रही है। क्या लिखोगे, ये हमारी परीक्षाएं 15 मार्च से प्रारंभ हो रही है। हमारे क्षेत्र में लाउड स्पीकर के जोर जोर से बजने के कारण हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है, कि हमारे क्षेत्र में जो लाउड स्पीकर है ना वो जोर जोर से बजते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी पढ़ाई में एक बाधा उत्पन्न होती है। अतः आपसे प्रार्थना है कि परीक्षा काल में लाउड स्पीकर के बजाने पर रोक लगाने के आदेश की कृपा करें। क्या बोलोगे, हमारी परीक्षा 15 मार्च से प्रारंभ हो रही है, हमारे क्षेत्र में जोर जोर से लाउड स्पीकर बजने के कारण हमारी पढ़ाई में बाधा पड़ती है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप परीक्षा काल में, आपसे प्रार्थना है कि आप परीक्षा काल में क्या करो, लाउड स्पीकरों के बजाने पर रोक लगाने का क्या दो बेटा, आदेश देने की कृपा करो। ठीक, और नीचे क्या लिख दोगे, आपका भाव दिए, यहां बिल्कुल राइट में, इसको तुकना, हाँ ये उसको थोड़ा सा बड़ा कर लो भैया, एप्लीकेशन आपका नीचे तक दिखाई दे रहा है, नीचे तक दिखाई दे रहा है। ये महोदय लिखा, ये अपनी बात कह दी पूरी। ठीक, नीचे फिर क्या लिखोगे आप, यहाँ भाव दिए, आपका नाम कपिल है ना, और 10 माधव नगर आपका एड्रेस। यहाँ क्या, जो आपको जो भी एड्रेस लिखना होगा वो आपका एड्रेस लिखा जाएगा, और साइड में यही इस ओर क्या लिखोगे आप, जो दिनांक लिखी हुई है यही साइड में बाहिनी ओर आप क्या लिख दोगे बेटा, दिनांक लिख दोगे। ठीक है ना, साइड में यही बाहिनी ओर आप क्या लिख दोगे बेटा, दिनांक लिख दोगे। ठीक, अब क्या क्लियर, अब इससे समझ आया ना, इससे ये समझ आया कि अगर एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको इसी प्रकार से उसको क्या करना है, लिखना है, ऐसे हैंडल करना है, बस प्रोफार्मा सही रखना। प्रोफार्मा गलत कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे, प्रोफार्मा आपका गलत, उसका जो लिखने का तरीका है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे भैया, तो हमने क्या कर लिया, 4 नंबर के भी 2 क्वेश्चनों को हल कर लिया। इससे पहले पढ़ा था अपठित बोध, इसके बाद पढ़ा एप्लीकेशन। अंतिम क्वेश्चन आपका जो आ सकता है वो आएगा आपका निबंध। अंतिम क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो आएगा आपका निबंध, है ना। अंतिम क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा आपका निबंध। तो आपको निबंध लिखना है, वो भी आपका कितने नंबर का आएगा बेटा, सर वो भी हमारा 4 नंबर का आएगा। ठीक, तो मैं आपको डेमो के तौर पर एक अति महत्वपूर्ण निबंध को बता देता हूं, हो सकता है ये भी आ जाए या हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ आ जाए। ठीक है, तो क्या निबंध है अपना, निबंध है, ये निबंध यहां लिखा है प्रदूषण की समस्या।
क्या निबंध है अपना? निबंध क्या है अपना बेटा? प्रदूषण की समस्या अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण। निबंध है अपना प्रदूषण की समस्या अथवा पर्यावरण प्रदूषण, या फिर पर्यावरण संरक्षण पर वृक्षारोपण का योगदान। ये 3 टाइप से पूछा है, कोई भी टाइप लिख सकते हो कि निबंध प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का योगदान। ठीक, तो ये निबंध लिखना है। हम कोई निबंध लिखते हैं, अच्छा निबंध कब माना जाता है? जब उसमें कुछ पंक्तियां जोड़ के या किसी श्लोक से, किसी दोहा से हम उस निबंध को चालू करें। किसी दोहा से, किसी पंक्तियों से, किन्हीं पंक्तियों से हम उस निबंध को क्या करें बेटा? चालू करें। ठीक, क्लियर हुआ? तो इसमें क्या लोगे, क्या पंक्तियां लिख सकते हैं अपन कि मानवता पर बढ़ रहा सतत प्रदूषण भार, मनुष्य अचेतन हो रहा कैसे हो उद्धार। क्या बोल रहा है, क्या पंक्तियां हैं कि मानवता पर बढ़ रहा सतत प्रदूषण भार, मनुष्य अचेतन हो रहा कैसे हो उद्धार। ठीक है, ये आपके किसके बारे में बता दिया है? 2 पंक्तियां लिख दी हैं, उन पंक्तियों का बताया है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब क्या करना है हमें? इस निबंध की रूपरेखा देखनी है। इस निबंध की क्या देखनी है बेटा? रूपरेखा देखनी है। रूपरेखा में क्या क्या देखेंगे हम? प्रस्तावना देखेंगे इस निबंध की, ठीक है ना। दूसरी क्या देखेंगे? वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण के निबंध का जो वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण है वो देखेंगे, ठीक है ना। नंबर 3 इसका पॉइंट क्या देखेंगे? प्रदूषण के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, यानी प्रदूषण के घातक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। नंबर 4 देखेंगे प्रदूषण हो रहा है तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वृक्षारोपण कर रहे हैं, यानी पर्यावरण शुद्धि हेतु क्या? वृक्षारोपण। और अगला लास्ट पॉइंट देखेंगे बेटा इसमें हम उपसंहार। अगला अंतिम पॉइंट इसमें क्या देखेंगे हम बेटा? अगला अंतिम पॉइंट देखेंगे इसमें हम क्या? उपसंहार। ठीक, यानी कंक्लूजन। चलो शुरू करते हैं भैया, आ जाओ। सबसे पहले प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिख दोगे आप? ईश्वर ने प्रकृति की गोद में उज्जवल प्रकाश, साफ जल और स्वच्छ वायु का वरदान दिया है। प्रस्तावना में क्या लिख दोगे? ईश्वर की प्रकृति की गोद में उज्जवल प्रकाश, साफ जल, स्वच्छ वायु का वरदान दिया है। मानव प्रकृति पर अपना अधिकार जमाने की धुन में वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर प्रकृति को स्वामिनी से सेविका बनाना चाहता है। बोले मानव प्रकृति पर अपना अधिकार जमाने की धुन में वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर प्रकृति को क्या, जो प्रकृति स्वामी थी उससे स्वामी से क्या बनाना चाह रहा है? सेविका बनाना चाहता है। प्रकृति की गोद में विकसित होने वाले फल, सुंदर लताएं, हरे भरे वृक्ष तथा चहचहाने पक्षी अब उसके आकर्षण के केंद्र बिंदु नहीं रहे। बोले प्रकृति की गोद में विकसित होने वाले फल, सुंदर लताएं, हरे भरे वृक्ष, चहचहाते पक्षी अब उसके प्रकृति के आकर्षण केंद्र नहीं रहे हैं। ठीक है ना। प्रकृति का स्वच्छंद वातावरण भूतकाल में विलीन हो गया है। बोले प्रकृति का जो स्वच्छंद वातावरण है, प्रकृति का जो स्वच्छंद वातावरण है क्या हो गया? भूतकाल में विलीन हो गया है। मानव मन की इच्छा और नई नई खोजों ने प्रकृति के सहज कार्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। किसने? मानव मन की जो इच्छा थी और नई नई खोजों ने प्रकृति के जो सहज कार्य हैं उनको हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया है। अतः पर्यावरण में प्रदूषण होता जा रहा है। यह प्रदूषण 3 रूपों में दिखाई देता है। पर्यावरण में बोले क्या होता जा रहा है? प्रदूषण होता जा रहा है। और यह प्रदूषण 3 प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें पहला है आपका बेटा वायु प्रदूषण, दूसरा है आपका जल प्रदूषण और तीसरा है आपका ध्वनि प्रदूषण। ये प्रदूषण लिखा हुआ है, वायु प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण। दूसरा है बेटा आपका क्या? ध्वनि प्रदूषण। और तीसरा आपका क्या है बेटा? जल प्रदूषण। ये क्या है आपके प्रदूषण के 3 प्रकार हैं। ठीक, चलो आगे, चलो आगे। अगला हेडिंग अगले देखो, रूपरेखा देखी थी ना हमने, पहली देख ली, प्रस्तावना देख लिया। हमें क्या देखना है? वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण। क्या देखना है? वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण। ठीक, चलो आ जाओ देख लेते हैं। क्या हेडिंग डालोगे आप? वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण। वैज्ञानिक प्रगति के कारण वायु, जल और ध्वनि के प्रदूषण ने प्रकृति के सहज स्वाभाविक रूप को बिगाड़ दिया है। बोले क्या? वैज्ञानिक जो प्रगति हुई है उसके कारण क्या? वायु ने, जल ने और ध्वनि ने प्रदूषण ने ध्वनि के प्रदूषण ने क्या किया? प्रकृति का जो सहज स्वाभाविक रूप था उसको बिगाड़ दिया है ना। इसमें पर्यावरण में अनेक प्रकार से प्रदूषण हुआ है। मनुष्य के लिए यह भी किसी भी प्रकार हितकारी नहीं है। बोले इससे क्या हुआ? अनेक प्रकार से प्रदूषण हुआ है और मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। पर्यावरण क्या है? एक व्यापक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है, और उसका अर्थ उसका क्या है? पर्यावरण शब्द व्यापक है लेकिन उसका अर्थ सामान्य है। अर्थ क्या है?
कि प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया समस्त भौतिक और सामाजिक वातावरण, ठीक है। पर्यावरण क्या है, एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया समस्त भौतिक एवं सामाजिक वातावरण, ठीक। इसके अंतर्गत जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, पर्वत, प्राकृतिक संपत्ति और परिस्थितियां आदि आते हैं। बोले इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जल आता है, वायु आती है, पेड़ पौधे आते हैं, है ना, भूमि आती है, पर्वत और प्रकृति संपत्ति आदि परिस्थितियां आते हैं, ठीक। आज वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण के कारण जीवन दुख देने वाला हो गया है। बोले आज किसके कारण, वायु के कारण, है ना, किसके कारण, वायु प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण और जल प्रदूषण के कारण क्या हो गया, जीवन दुख देने वाला हो गया। मानव ने खनिज और कच्चे माल के लिए खानों की खुदाई की है। मानव ने क्या किया है, खनिज और कच्चे मालों की किसकी खुदाई की, खानों की खुदाई की है। धातुओं को गलाने के लिए कोयले की भट्टियां जलाई तथा कारखानों की स्थापना करके चिमनियों का ढेर सारा धुआं आकाश में पहुंचाकर वायुमंडल को क्या कर दिया, प्रदूषित किया है। फर्नीचर और भवन निर्माण के लिए, उद्योगों और ईंधन आदि के लिए जंगलों की कटाई करके स्वच्छ वायु का अभाव हो गया है, ठीक। तो एक है, ये कौन सी हेडिंग थी आपकी, कि वैज्ञानिक प्रगति हुई है और उस वैज्ञानिक प्रगति से क्या हुआ है बेटा, प्रदूषण हुआ है, ठीक। चलो, और उसमें आगे क्या लिख सकते हो आप, अभाव उत्पन्न कर दिया। इसमें भूमि का कटाव हुआ है, भूस्खलन होने लगा है, नदियों को जल से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। कल कारखानों और शोधक कारखानों की गंदगी ने नालों में बहाकर क्या हुआ है, पवित्र नदियों के जल को भी क्या कर दिया है, गंदा करने लगे हैं। वैज्ञान निर्मित तेज गति से वाहनों को दूषित धुआं तथा तीव्र ध्वनि से चलने वाले हॉर्न और सदर्नों के कर्णभेदी ध्वनि ने वातावरण को क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, ठीक। कृषि में क्या हुआ है, कृषि में रासायनिक खाद, उनके प्रयोग से अनेक प्रकार के रोग और विषैले उत्पादों को क्या मिला है बेटा, जन्म मिला है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रगति में पर्यावरण प्रदूषण किसमें बनी है, सहायक बनी है। तो आपकी हेडिंग क्या थी, कि वैज्ञानिक प्रगति, है ना, क्या हेडिंग थी आपकी, वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण। तो समझ में आया क्या, कि वैज्ञानिक प्रगति से क्या हुआ है, प्रदूषण वो बढ़ावा मिला है, प्रदूषण अधिक हुआ है, ठीक। चलो आगे, अगली हेडिंग, प्रदूषण के घातक प्रभाव। 5 हेडिंगें देखनी है आपकी, ठीक है ना। कौन कौन सी थी, प्रस्तावना देख ली है, प्रगति प्रदूषण देख लिए, अब हमें देखना है प्रदूषण के घातक प्रभाव, कि प्रदूषण के क्या घातक प्रभाव हुए, ठीक। चलो, प्रदूषण के घातक प्रभाव, क्या घातक प्रभाव हुए। आधुनिक युग में संपूर्ण संसार पर्यावरण के प्रदूषण से पीड़ित है। हर सांस के लिए इसका जहर शरीर में प्रवेश पाता है और तरह तरह की बीमारियां भी क्या होती हैं, पनपती हैं। इस संभावना में इनकार नहीं किया जा सकता कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए बढ़ती हुई गति से एक दिन यह पृथ्वी प्राणी तथा वनस्पतियों से रहित हो जाएगी और तब सभ्यता और प्रगति का एक बीतती हुई कहानी बनकर रह जाएगी। तो ये क्या है, सारे प्रदूषण के क्या है बेटा, घातक प्रभाव है ना। चलो आगे, पर्यावरण शुद्धि के लिए, अब अगले हेडिंग क्या है आपकी, पर्यावरण शुद्धि के लिए वृक्षारोपण। अगली हेडिंग क्या है, जो पर्यावरण के घातक प्रभाव हो रहे हैं, अब उसकी हमें शुद्धि करनी है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो क्या लिखोगे आप, कि दिनों दिन बढ़ने वाले प्रदूषण के संकट से बचाव का मार्ग खोजना आज की आवश्यकता है। बोले जो आए दिन दिनों दिन जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका जो संकट बढ़ रहा है, उससे खोजना एक क्या है, आवश्यकता है। और आवश्यकता कैसे पूरी हो सकती है, इसके लिए वृक्षारोपण जरूरी है। वृक्षों की रक्षा करके इस महान संकट से क्या पाया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है। यह हानिकारक गैसों के प्रभाव को क्या करता है, नष्ट करके प्राणवायु प्रदान करते। कौन, आपके पेड़ क्या करते हैं, हानिकारक जो गैसें होती हैं उनके प्रभाव को नष्ट करके प्राणवायु प्रदान करते हैं और भूमि के क्षरण को रोकते हैं और पर्यावरण को शुद्धता क्या प्रदान करते हैं। ये सब कौन करता है, वृक्षारोपण। तो पर्यावरण की शुद्धि के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है, वृक्षारोपण क्या है, सबसे जरूरी एक फैक्टर है ना, सबसे जरूरी कार्य है, ठीक। अंतिम हेडिंग क्या है इसकी, उपसंहार यानी कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, कि पर्यावरण की सुरक्षा और उचित संतुलन के लिए हमें जागरूक और सचेत होना आवश्यक है। क्या, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उचित संतुलन के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और सचेत होना भी क्या है, आवश्यक है। वायु, जल, ध्वनि, पृथ्वी के प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित कर धीरे धीरे उसे समाप्त करना और आज के युग की मांग है। वास्तविकता यह है कि गफलत में डूबा मनुज नहीं जाएगा, जलवायु प्रदूषण भूत नहीं भागेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अपना जो निबंध है उसे इन पंक्तियों के साथ, इस दोहे के साथ क्या कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको कोई भी निबंध आएगा ना,
कोई भी ऐसे आपको लिखने को आएगा तो आप उसकी रूपरेखा बनाओगे और रूपरेखा में जो भी हेडिंग डालोगे उन हेडिंगों पे आपको क्या करना है, लिखना है, अपना पूरा निबंध बता देना है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट कर लिया। हमने क्या कर लिए, 1 से लेके 25 तक, सॉरी टोटल 25 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के, 1 नंबर के। टोटल 12 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के, 2 नंबर के। टोटल 3 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के और टोटल 4 क्वेश्चन बेटा आपके 4 नंबर के। मतलब ये कितने हुए, 30 नंबर, यहाँ हुए आपके 24 नंबर, ये हुए आपके 9 नंबर और ये हुए आपके 12 नंबर। तो टोटल 75 नंबर का आपका पेपर का होगा और उसी 75 नंबर के पेपर का क्या था बेटा, आपका सैंपल था। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको आपके एग्जाम में मिल जाए सीधी सीधी, क्यों कोशिश की है उन्हीं क्वेश्चनों को उठाया जाए, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जाए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जो सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करवाया इसमें आपको चीजें, बहुत सारी चीजें आपके डाउट क्लियर हुए होंगे और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, बस इसको रिवीजन कर लो, आपका रिवीजन करो, अच्छे से क्या दो, एग्जाम दो। ठीक है बेटा, चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।